हाँ तो देखो, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनी लॉ में पहले सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी क्या है? सर कंपनी है जो 470 सेक्शंस में डिवाइड किया गया नया कंपनीज एक्ट। पुराना कंपनीज एक्ट जो था, कंपनीज एक्ट 1956, यस सर। अब उसको बदल के क्या किया गया? कंपनीज एक्ट 2013। तो नया लॉ में आपका टोटल 470 सेक्शन रखा है, जिसमें 7 शेड्यूल्स है। शेड्यूल्स क्या होता है? सर टेबल्स। टेबल्स को शेड्यूल्स बोलते हैं। जैसे बैलेंस शीट का एक टेबल है कि क्या बैलेंस शीट का फॉर्मेट होगा, डिप्रिसिएशन का क्या क्या रेट हो सकता है तो उसका एक टेबल है, पीएल का एक टेबल है, कैश फ्लो का टेबल है। तो वहाँ पे अलग अलग टेबल्स बने हुए हैं, शेड्यूल्स बने हुए। ठीक है, तो वह तो कंपनी लॉ में टोटल 7 शेड्यूल्स है, 470 सेक्शंस है, टोटल 29 चैप्टर्स में इसको बांटा गया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013 कंपनी किसको बोला गया? जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है अंडर द एक्ट या एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, या तो इस एक्ट में या किसी प्रीवियस कंपनी लॉ में। प्रीवियस कंपनी लॉ क्या? 1956। तो इन दोनों एक्ट में से किसी भी एक्ट में अगर कोई बिजनेस खुद को रजिस्टर करता है, इनकॉर्पोरेट करने का मतलब हो गया रजिस्टर करना। ठीक है, तो उसी को बोला गया है कंपनी। तो डेफिनेशन तो इतना ही है कि जो बिजनेस इस एक्ट में या पिछले एक्ट में रजिस्टर्ड है उसको कंपनी बोलते हैं। ये बात कहाँ लिखा है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में लिखा है। सेक्शन नंबर याद अभी नहीं करना है, बाद में हम आपको एक लिस्ट देगा कि कौन कौन सा 20-25 सेक्शन है जो याद रखने लायक है। ठीक है, अब बोला प्रीवियस कंपनी लॉ, यहाँ पे कुछ काम का बात नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। अब आया फीचर्स ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी में क्या फीचर्स होगा? सबसे पहला फीचर तो होगा कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ना बेटा सेपरेट एंटिटी होता है, वो भी अकाउंट्स की नज़र में खाली। बाकी पूरी दुनिया की नज़र में, हर डिपार्टमेंट की नज़र में सोल प्रोप्राइटर बिजनेस और ओनर एक ही है। दोनों अलग अलग बिजनेस और ओनर सेम पर्सन है, उसको सेपरेट एंटिटी बोलते हैं। लेकिन क्यों बोलते हैं सर ऐसा? क्योंकि अकाउंट्स बोलता है ओनर बिजनेस को कुछ भी दे या बिजनेस ओनर को कुछ भी दे वो रिकॉर्ड करना चाहिए, इसीलिए दोनों को सेपरेट एंटिटी माना, लेकिन सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं माना। कानून की नज़र में दोनों सेपरेट इंसान नहीं है, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी एक सेपरेट आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन जो अपने शेयर होल्डर यानी ओनर से अलग हो। कंपनी अलग है, शेयर होल्डर अलग है। कंपनी का ओनर कौन? शेयर होल्डर। ये बात हमेशा मन में लाना, कंपनी का ओनर कौन? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर। हाँ, तो कंपनी अपने शेयर होल्डर से इंडिपेंडेंट है, उसका अलग पहचान है, अलग नाम है। तुम अंबानी का कंपनी नहीं बोलते हो, रिलायंस बोलते हो। तुम अजीम प्रेमजी का कंपनी नहीं बोलते हो, विप्रो बोलते हो। तो पॉइंट है उसका अलग एग्जिस्टेंस है। नंबर 2 फीचर क्या बोला? उसका लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। मतलब अगर एक कंपनी में हम 10 रुपया का शेयर है फेस वैल्यू, अगर हम अब तक 8 रुपया पेडअप करके रखे हैं, 2 रुपया बाकी है, वो 2 रुपया ही कंपनी मेरे से मांग सकता है। अगर उससे ज्यादा का लॉस खाया है कंपनी तो एज ए शेयर होल्डर मेरा उसमें कोई लायबिलिटी नहीं। हम कंपनी को उतना ही रुपया के लिए इंडेप्टेड है जो मेरा देना बाकी है, और अगर सर आप पूरा 10 रुपया दे दिए तो कंपनी मेरे से और कुछ नहीं मांग सकता। मतलब मेरा 10 रुपया डूब सकता है, उससे ज्यादा लॉस हम कभी नहीं खाएंगे एज ए शेयर। ठीक है, तो यानी मेरा लायबिलिटी जो ऑलवेज लिमिटेड है। सर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी में शेयर होल्डर आते रहेंगे जाते रहेंगे, मेंबर में कम एंड मेंबर में गो, बट कंपनी सर्वाइव फॉर एवर, जब तक वो वाइंडिंग अप में ना पहुंचे। इतना ही लॉस खा जाए या ऐसे कोई रूल टूट जाए वो अलग बात हो गया, लेकिन जनरली एक कंपनी बंद नहीं हो सकती। तो कंपनी में शेयर जैसे पार्टनरशिप में क्या होता है, मेंबर पार्टनर मर गया तो बिजनेस बंद। अगर सारे पार्टनर मर गए या 4 में से 3 मर गए तो बिजनेस में ही खत्म। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होगा, 4 के 4 भी मर गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अंबानी रिलायंस के हाईएस्ट शेयर होल्डर है,
जी सर। सबसे बड़े शेयर होल्डर है। पूरा अंबानी फैमिली भी अगर खत्म हो जाए तो भी रिलायंस बंद नहीं हो जाए। ठीक है, कोई और खरीद लेगा। हाँ कोई और खरीद लेगा वो शेयर। सेपरेट प्रॉपर्टी है, जो भी एसेट कंपनी खरीदेगा वो सब कंपनी के नाम पे एक्वायर होगा, उसका ओनरशिप कंपनी के पास होगा। ठीक बात, तो उसमें शेयर होल्डर का कोई हक नहीं होगा। कंपनी का एक कॉमन सील होगा, ये अभी कंपल्सरी नहीं रहा, ऑप्शनल हो गया। पहले होता था कंपनी का अलग से स्टैम्प, कॉमन सील। अब आजकल ये बोल दिया कि 2 डायरेक्टर ही साइन कर सकता है अगर कंपनी के पास अपना स्टैम्प नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा भी है बात। तो जनरली कंपनी का एक कॉमन सील होता है जो उसका स्टैम्प की तरह काम करता है, मतलब कंपनी के बिहाफ में कोई साइन नहीं करेगा, कंपनी का खुद का सिग्नेचर है वो। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया सर, नया 2015 में रूल बना था जिसमें इसको ऑप्शनल कर दिया। अब कंपनी चाहे ये कॉमन सील रखे, नहीं तो नहीं रख सकता। उसकी जगह 2 डायरेक्टर या 1 डायरेक्टर कंपनी सेक्रेटरी भी साइन कर सकता है, या तो 2 डायरेक्टर साइन कर दे या फिर 1 डायरेक्टर और 1 CS साइन कर दे तो भी चलेगा। स्टैम्प का मिसयूज भी तो हो सकता है बेटा, वो स्टैम्प कंपनी का हाईएस्ट अथॉरिटी के पास होगा। कल को अगर उसका मिसयूज हुआ ना तो सबसे पहले हायर अथॉरिटी से गला पकड़ा जाएगा और सारा लाइबिलिटी उसी के गले पे आएगा। नेक्स्ट बोला ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। तो आप एज ए मेंबर खाली प्राइवेट कंपनी को छोड़ दो अगर, तो एक शेयर होल्डर दूसरे शेयर होल्डर को इजीली शेयर ट्रांसफर करके जा सकता है, कोई मना नहीं है। लेकिन प्राइवेट कंपनी में आउटसाइडर को बेचना मना किया गया। प्राइवेट कंपनी में बोला गया तो वो शेयर बेचने का मन है, ऑलरेडी जो दूसरे मेंबर है उनको बेच दो, आउटसाइडर को नहीं। ठीक है, तो मतलब कंपनी के शेयर यानी ओनरशिप फ्रीली ट्रांसफरेबल है, हम किसी को भी ट्रांसफर करके जा सकते हैं अदर देन प्राइवेट कंपनी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में बोला आउटसाइडर को नहीं बेच सकते। तो देखो अपने यहाँ पे क्या पढ़ लिया कि सर शेयर इजीली ट्रांसफर होगा। कैपेसिटी टू स्यू एंड टू बी स्यूड, मतलब कोई भी केस करेगा तो कंपनी के नाम पे करेगा, और कंपनी भी केस करेगा तो अपने नाम से किसी भी केस करेगा। ठीक है, मतलब आप अंबानी पे केस नहीं करोगे, आप रिलायंस लिमिटेड पे केस करोगे। वैसे अंबानी किसी पे केस नहीं करेगा रिलायंस के बिहाफ में, खुद रिलायंस लिमिटेड अपने नाम पे केस फाइल करेगा। ठीक है, अब जो ऊपर एक फीचर पढ़े आप, सेपरेट लीगल एंटिटी, जो पहला ही पॉइंट पढ़े, उसमें केस हुआ सैलमन वर्सेस सैलमन का केस। उसमें हुआ क्या, मिस्टर सॉलमन एक बिजनेसमैन था, ठीक है, वो शू एंड बूट मैन्युफैक्चरिंग करता था। वो क्या किया, एक कंपनी फॉर्म किया और अपने खुद को, अपनी वाइफ को और डॉटर को उसमें और 4 बेटों को उसमें शेयर होल्डर बना दिया। ठीक है, सारे शेयर होल्डर्स और हर एक को शेयर होल्डर बना के 1-1 पाउंड का शेयर दे दिया, मतलब 1-1 शेयर 1 ईच पाउंड करके शेयर दे दिया। अब क्या किया कंपनी, ऐसा तो कंपनी परचेज बिजनेस ऑफ सैलमन फॉर 39,000 पाउंड, और 39,000 पाउंड का ऐसा वो टोटल शेयर इशू किया 1 रुपीज ईच करके, और अपने सारे लोगों को शेयर्स दे दिया। ठीक है, अब क्या बदमाशी किया, कंपनी डिवेंचर भी इशू किया, 10,000 डिवेंचर। ठीक है, 20,000 पाउंड का टोटल डिवेंचर था, ईच बैलेंस इन कैश, और ये पूरा का पूरा डिवेंचर वो अपने नाम पे इशू करवाया कैश में। अब क्या हुआ, कंपनी डूबा, धीरे धीरे बिजनेस डिफिकल्टीज में गया, कंपनी डूबा। अब पहले किसको पेमेंट होता है, ऑलवेज पहला पेमेंट होता है, नहीं बेटा, कभी नहीं, सॉरी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नहीं, पहले सबसे पहले पेमेंट होता है सिक्योर्ड लोन को। सबसे पहले एक्चुअली में पेमेंट होता है एम्प्लॉइज को, एम्प्लॉइज को पेमेंट होने के बाद सिक्योर्ड क्रेडिटर या सिक्योर्ड लोन को, या सिक्योर्ड क्रेडिटर जो भी बोलो, उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को। एम्प्लॉइज के बाद एक्चुअली में गवर्नमेंट ड्यूज पेमेंट होता है, स्टैट्यूटरी ड्यूज। तो एम्प्लॉइज, फिर गवर्नमेंट, फिर सिक्योर्ड लोन, फिर अनसिक्योर्ड लोन, फिर प्रेफरेंस शेयर और फिर इक्विटी शेयर। ठीक है, सबसे पहले एम्प्लॉइज को देते हैं। हाँ, सबसे पहले कंपनी जब डूबेगा तो एम्प्लॉइज का जो भी ड्यूज है वो क्लियर होगा। उनके नाम पे PF पे पैसा डालना है तो पहले वो डलेगा, फिर गवर्नमेंट को पेमेंट होगा जो भी टैक्स वैक्स बाकी है, उसके बाद सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, प्रेफरेंस शेयर, फिर इक्विटी शेयर। ठीक है,
अब डिवेंचर तो सिक्योर्ड लोन में आता है, क्योंकि डिवेंचर के नाम पे कंपनी एसेट गिरवी रखता है, ठीक है। अब फिर अनसिक्योर्ड लोन को चुकाया जाएगा, मतलब आउटसाइड क्रेडिटर्स को, जिनके नाम पे कोई गिरवी नहीं रख के रखा है। अब ये क्या, यहाँ पे क्या हो गया कि वो खुद तो सिक्योर्ड लोन इशू कर लिया ना खुद को, डिवेंचर, तब अपना पेमेंट वो पहले क्लियर कर रहा है। मतलब अपनी फैमिली को ही पहले नहीं, इक्विटी शेयर वालों तो फैमिली तो इक्विटी शेयर होल्डर वाले हैं, डिवेंचर वो खुद को इशू किया, खुद को। अच्छा, डिवेंचर वो खुद को इशू किया, वो खुद में ही खरीदा ना। हाँ, खुद ने डिवेंचर ले लिया। अब कंपनी जब डूबा तो पहले तो डिवेंचर होल्डर को पेमेंट होगा, सिक्योर्ड लोन को, हाँ। और वो बोल रहा है कि डिवेंचर अलग है और यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी वाला क्लॉज ले आया है वो, कि कंपनी अलग और उसका शेयर होल्डर अलग। तो हम शेयर होल्डर है तो क्या हुआ, हम ही डिवेंचर होल्डर है, हम ही शेयर होल्डर है, बट इससे क्या हुआ, सेपरेट लीगल एंटिटी तो है। कोर्ट में ये मैटर गया, लोग बोले नहीं ये तो ये गलत कर रहा है, ठीक बात। जी सर। तो कोर्ट में मैटर गया, तो कोर्ट बोला कि यहाँ सेपरेट लीगल एंटिटी तो है, इसको कॉर्पोरेट वेल बोलते हैं, कॉर्पोरेट वेल, वेल यानी पर्दा, VEIL, वेल यानी पर्दा। तो यानी एक तरीके से ये बोला, देखो एक पर्दा है जो अलग करता है कंपनी को और उसके मेंबर्स को, है ना। हाँ सर। तो इसमें हम क्या करें, अगर कंपनी डूबा और पहले क्रेडिटर को पेमेंट हो रहा है तो लोग बोले ये तो गलत बात हो गया। तो कोर्ट यहाँ पे इसके फेवर में डिसीजन तो दिया कि बात तो इसका राइट है, लेकिन कोर्ट को ये भी दिखा कि ये तो गलत हो रहा है भाई। तो कोर्ट इसके बाद से एक रूल बनाया, क्या, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, माने किस किस मैटर में ये पर्दा काम नहीं करेगा, ये पर्दा हटा के बियॉन्ड द लॉ देखा जाएगा कि कोई फ्रॉड या कोई गड़बड़ तो नहीं है ना, अनएथिकल। कुछ अनएथिकल तो नहीं है ना, कुछ इलीगल एक्ट या इम्प्रॉपर एक्ट या फ्रॉड तो नहीं है। तो किस किस मैटर में ये पर्दा हटाया जाएगा सर। सबसे पहले बोला प्रोटेक्शन ऑफ द रेवेन्यू, अगर गवर्नमेंट का कोई रेवेन्यू को नुकसान पहुंचाया जा रहा है ना, जी सर। मतलब टैक्स इवेजन के लिए, प्लानिंग करने के लिए तुम ये सब किए हो, तो कोर्ट इग्नोर कर सकता है सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। अगर तुम कोई एनिमी कैरेक्टर कर रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो जिससे देश को नुकसान हो रहा है, जैसे ड्यूरिंग द वॉर जिस कंट्री के साथ तुम्हारा वॉर चल रहा है उस कंट्री के साथ तुम बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो ये सब केस में सेपरेट लीगल एंटिटी बोलने से नहीं चलेगा कि कंपनी अलग है। अरे भाई, कंपनी डिसीजन लेता है क्या कोई के साथ बिजनेस करने का? कंपनी क्या कोई चलता फिरता, जागता फिरता, सांस लेता इंसान है क्या? शेयर होल्डर्स लेते हैं, हाँ, डायरेक्टर। शेयर होल्डर, डायरेक्टर्स ये लोग लेते हैं। तो तुम ये नहीं बोल सकते कंपनी डिसीजन लिया, हम क्या करें। तो यहाँ पे पर्देदारी नहीं चलेगा। या फिर कोई फ्रॉड करने के लिए तुम कंपनी बनाए, तब भी ये पर्देदारी नहीं चलेगा। या तुम पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट कोई काम कर रहा है, ऐसा कंपनी ऐसा कुछ कर रहा है जिससे आम पब्लिक को नुकसान हो रहा है, उनका कोई राइट को तुम हैम्पर कर रहे हो, तो कोर्ट क्या बोलेगा, ये पर्दा हटाओ और कंपनी पे केस करो। कोई मेयर शेम या क्लॉक कंपनी है, मान लो हम अपना एक सब्सिडियरी कंपनी बना लिया और वो कंपनी का कोई काम नहीं है एक्चुअली में, हम बस फंड को घुमाने के लिए कंपनी बना के रखा है। तो अगर कोर्ट में ये मैटर गया तो हम ये नहीं बोल सकता वो कंपनी अलग है, मेरा कंपनी अलग है, सेपरेट लीगल एंटिटी, वो नीरज लिमिटेड है, ये नीरज प्राइवेट लिमिटेड है, दो अलग कंपनी है। आप कैसे बोल सकते हो हम फ्रॉड कर रहे हैं? कोर्ट बोलेगा सुनो, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल बोल के कंसेप्ट है, हम पर्दा हटा के देख रहे हैं और हमको समझ में आ रहा है कि ये इलीगलिटी के लिए पूरा काम हुआ, तुम सिर्फ क्लॉक कंपनी है नहीं। एग्जांपल दे सकते हैं, मतलब कैसे सब्सिडियरी कंपनी में, मतलब देखो बेटा क्या होगा, हम एक एग्जांपल देते हैं। हम एक प्रॉपर्टी खरीदा, एक कंपनी, मान लो मेरा एक एक्स लिमिटेड कंपनी है और एक और कंपनी है वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड क्या किया, वाई लिमिटेड का मोर देन 50% शेयर ले लिया। एक्स लिमिटेड वाई का क्या बन गया, होल्डिंग, और वाई क्या बन गया, सब्सिडियरी।
अब हम क्या किया, एक प्रॉपर्टी खरीदा वाई लिमिटेड के नाम से, प्रॉपर्टी खरीदा, बाई किया, और वही प्रॉपर्टी एक्स लिमिटेड को रेंट पे दे दिया। अब एक्स लिमिटेड से पैसा जाएगा वाई में। एक्स से पैसा जाएगा वाई में, एक्स के बुक में वो एक्सपेंस के रूप में दिखेगा। जी। मेरा एक्स का जो नेट प्रॉफिट हाई आ रहा था वो कम हो जाएगा, टैक्स कम देना पड़ेगा। टैक्स कम। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो सब्सिडियरी कंपनी हम सिर्फ डमी कंपनी बना के रखा है। समझे। तो कोई भी कंपनी हम सिर्फ डमी कंपनी के रूप में काम करने के लिए बना रखा है, तो यहाँ पर भी सेपरेट लीगल एंटिटी बोल के नहीं बच सकते। देन कंपनी एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ इट शेयर होल्डर। एक कंपनी शेयर होल्डर का खाली बात मान के काम कर रहा है एजेंट की तरह, मतलब कंपनी का अपना कोई रोल ही नहीं है। तो वैसे में बोला नहीं जा सकता ना कि कंपनी डिसीजन लिया। अरे भाई अब कंपनी शेयर होल्डर का एजेंट की तरह काम कर रहा है, एजेंट क्या खुद कोई फैसला करता है क्या? उसका तो प्रिंसिपल या ओनर जो फैसला करता है वही मानता है एजेंट। तो ये सब चीज में सेपरेट लीगल एंटिटी काम नहीं करेगा। अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन, हम पब्लिक वेलफेयर का कोई काम है उसको खराब कर, मतलब पब्लिक वेलफेयर के नाम पे हम अंदर ही अंदर कोई गलत काम कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, है ना? हो सकता है ना, मैं कंपनी बनाया जिसमें हम बोल रहे हैं कि हम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हम अंदर ही अंदर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हैं। जो फंड आ रहे हैं ना गवर्नमेंट से हमको, हम उसको उड़ा दे रहे हैं अपने फायदे के लिए। तो यहाँ पर भी सेपरेट लीगल एंटिटी बोल के बच नहीं सकते। ये काम तो, अरे भाई पैसा क्या कंपनी उड़ा दिया क्या? कंपनी कोई इंसान है क्या जो पैसा खा गया? कंपनी पार्टी करने गया था क्या? कंपनी 2 लाख का दारू पी के आ गया क्या? नहीं ना, तो कोई आदमी लोग पिया खाया है ना जो पैसा उड़ाया है। तो पॉइंट इज सर, वहां पे वो आदमी को ये नहीं बोल सकता ये पैसा तो कंपनी का खर्चा हुआ, हम कह सकते बोला जाएगा सेपरेट लीगल एंटिटी काम नहीं करेगा। तुम कोई कोर्ट को गुमराह करने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हो, मतलब तुम ऐसा कुछ काम कर रहे हो जो कोर्ट को डिफ्रॉड कर रहे हैं, मतलब डिसओबे कर रहा है कोई कोर्ट के ऑर्डर को। मान ले जैसे कोर्ट बोला कि ये काम एक्स लिमिटेड को डायरेक्टली अलाउड नहीं है, ठीक है, तुम क्या किया, एक और कंपनी बनाया वाई लिमिटेड, उसके थ्रू वो काम कर रहा है, कंपनी तेरा ही है पूरा का पूरा। तो ये तो हो गया ना, तुम कोर्ट को डिसओबे कर रहे, तुमको कोर्ट मना किया, तुम घुमा के वो काम कर रहे, और फिर जब कोर्ट पकड़ा तब तुम बोल रहे हैं सेपरेट लीगल एंटिटी, वो कंपनी अलग है, मेरा कंपनी अलग है, वो वाई लिमिटेड है, ये एक्स लिमिटेड है, दोनों अलग अलग नाम से रजिस्टर्ड, अलग अलग इनकॉर्पोरेटेड है। कोर्ट बोलेगा सुनो, हाँ ओनर एक कंपनी का तो ओनर नहीं होता ना बेटा, कंपनी का ओनर तो शेयर होल्डर होता है। हाँ हाँ। तो कोर्ट को तुम बोल रहे हैं ना ये बात, देखो कोर्ट को तो तुम सारा लीगल पॉइंट बता रहे, बट कोर्ट बोलेगा बेटा हमको लीगलिटी मत समझो, है ना? यहाँ पर तुम ये सारा खेल घुमाया है केवल बात को घुमाने के लिए। तो ये सब चीजों में सेपरेट लीगल एंटिटी काम या लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल हो गया। 1-2 पॉइंट यहाँ पे छोड़ा है, हम और बोल दे रहे हैं। 1-2 पॉइंट ऐसा है ना, देखो अब तक तुम जो इतना पॉइंट पढ़े बेटा, सब में तुम फ्रॉड हेन तेन यही सब समझ में आ रहा था, लेकिन हम 1-2 पॉइंट ऐसा दे रहे हैं जो फ्रॉड का बात नहीं है, लेकिन वहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी काम नहीं करेगा, सेपरेट लीगल एंटिटी हट जाएगा। नंबर ऑफ मेंबर का जो लिमिट होता है ना एक कंपनी के ऊपर मिनिमम, प्राइवेट लिमिटेड में 2, पब्लिक लिमिटेड में 7, तुम्हारा मेंबर नंबर ना उस लिमिट से कम हो गया। मान लो तुम्हारा पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तुम्हारे यहाँ 11 मेंबर है, तुम एकदम रूल के हिसाब से काम कर रहे हो, लेकिन हुआ ये बेटा कि वो 11 में से 5 मेंबर प्लेन में जा रहे थे और प्लेन ऊपर ही से ऊपर निकल गया। ऊपर से ऊपर ही निकल गया, प्लेन हवा में था, हवा से ऊपर हवा में, मतलब भगवान को प्यारा हो गया। अच्छा। तो 11 में से कितने मेंबर खत्म? 5 खत्म, तो 11 में से 5 गया तो 6 बचे। हाँ। तुम्हारे यहाँ मिनिमम मेंबर कितना होना चाहिए? पब्लिक लिमिटेड हो इसलिए, लेकिन अभी है कितने? कोर्ट तुमको 6 महीने का टाइम देता है, रूल तुमको 6 महीने का टाइम देता है कि नया मेंबर अपॉइंट कर लो, लेकिन तुम नहीं किए। तो अब जितने मेंबर बचे हैं
उनका अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगा। वो ये नहीं बोल सकते ये कंपनी का काम है, हमारा नहीं, क्योंकि ये जिम्मेदारी उन मेंबर्स का ही है। ठीक बात। कंपनी ना 3 साल लगातार 3 कंसेक्यूटिव ईयर से एनुअल रिटर्न नहीं फाइल कर रहा है या डिफॉल्ट कर रहा है, या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जमा करने में डिफॉल्ट कर रहा है, मतलब ये सब चीज में लगातार 3 साल से कंपनी डिफॉल्ट कर रहा है। लगातार बोला मतलब सर 2 साल रूल तोड़ा, तीसरा साल कर लिया तब नहीं, हम कंटिन्यूअस 3 ईयर बोला है, तो फिर सेपरेट लीगल एंटिटी हट जाएगा। तो यहाँ दोनों में कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है, लेकिन कोई रूल कंप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए भी सेपरेट लीगल एंटिटी हट सकता है। अब आता है काइंड्स ऑफ कंपनी, ज्ञानबाजी वाला पार्ट है। कितना टाइप का कंपनी है, तो ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, एक कंपनी वाला लिमिटेड बाय शेयर, एक कंपनी वाला लिमिटेड बाय गारंटी हो गया, लिमिटेड बाय कंपनी बॉन्डिंग होता है, लिमिटेड बाय गारंटी, और एक होता है अनलिमिटेड कंपनी। लिमिटेड बाय शेयर तो समझ में आता है सर, अगर हम 10 रुपये का शेयर खरीदे, 8 रुपया मेरा कॉल्ड अप है, तो 2 रुपया और कंपनी मंगा सकता है, उससे ज्यादा मेरे से नहीं मांग सकता, मतलब मेरा 10 रुपया डूब सकता है, उससे ज्यादा मेरा रुपया डूब नहीं सकता। ठीक है। लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है, सर हम 10 रुपया का शेयर लिया है, बट हम कंपनी को बोला है 13 रुपया तक मेरा जिम्मेदारी है, मतलब हम 3 रुपया एक्स्ट्रा का गारंटी लेते हैं। तो अगर कंपनी को मेरा 10 रुपया खाने के बाद भी और भी लॉस बच रहा है जो चुकाना बाकी है, तो हम और 3 रुपया पर शेयर करके दे देंगे। मान लो मेरा 1000 शेयर लिया हुआ है, तो हम और 3000 रुपया दे देंगे। तो हम लिमिटेड बाय गारंटी में यहां तक का गारंटी दिए, गारंटी। ठीक बात। और एक होता है अनलिमिटेड कंपनी, मतलब सर जितना डूबेगा पूरा शेयर होल्डर देने को तैयार है, जैसे पार्टनरशिप में होता है ना अनलिमिटेड लायबिलिटी, वैसे। सर कोई बेवकूफ़ी होगा जो लिमिटेड बाय गारंटी अनलिमिटेड में जाएगा, बेटा जितना ज़्यादा रिस्क लेने को तैयार होता है डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा, कंपनी में वोटिंग राइट ज़्यादा मिलेगा। तो ये देने का जिम्मेदारी तो तब आएगा ना जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगा, लिक्विडेट होगा, डिफॉल्टर हो जाएगा कंपनी। वोटिंग राइट तो मतलब जितना नंबर ऑफ शेयर्स होगा नहीं, कई बार क्या होता है, आगे जाके एक टॉपिक पढ़ोगे, कंपनी डिफरेंशियल वोटिंग राइट का भी शेयर इशू कर सकते हो, ज़्यादा वोटिंग राइट वाला शेयर। इसमें कुछ रूल्स है, वो रूल्स पढ़ाएंगे, बट फिलहाल इतना समझो कर सकते हैं। तो सर लिमिटेड बाय गारंटी अनलिमिटेड में आपको बेनिफिट भी ज़्यादा, और ये नुकसान तो तब आएगा ना जब कंपनी बर्बाद होकर बंद होगा, तो कोई इतना दूर का क्यों सोचे। ठीक है। तो ये 3 टाइप का शेयर हुआ ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर, ये इंपॉर्टेंट भी है बहुत, इसको आगे डिटेल में भी पढ़ना है। प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड में कितना नंबर ऑफ मेंबर, मिनिमम 2, मैक्सिमम अनलिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, और पब्लिक लिमिटेड में मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। तो अगर तुम 2 और 200 वाला कंपनी ओपन किए हो तो तुम प्राइवेट लिमिटेड हो, और अगर तुम 7 मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड वाला कंपनी खोले हो तो तुम पब्लिक लिमिटेड हो। ठीक है। एक मिथ मन में अगर है तो पहले ही तोड़ देना कि पब्लिक मतलब गवर्नमेंट कंपनी नहीं, वो गवर्नमेंट कंपनी अलग ही हो गया। फिर पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड का मतलब हो गया मिनिमम 2 मेंबर, मैक्सिमम 200 मेंबर। आउटसाइडर को तुम शेयर सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट नहीं कर सकते। और पब्लिक कंपनी में क्या हो गया, मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड, और तुम आउटसाइडर को भी शेयर सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट कर सकते। मतलब हर पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट नहीं होता। नहीं होता। परफेक्ट बात, हर पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट नहीं होता। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल फिर 2 टाइप का कंपनी होता है, होल्डिंग और सब्सिडियरी। 50% से, एक और हम यहाँ पे नाम जोड़ देगा, अगर 50% से ज्यादा हम तुम्हारा शेयर होल्ड कर रहे हैं, मोर देन 50% से होल्ड कर रहे हैं, या फिर तुम्हारे यहाँ पे मेजोरिटी डायरेक्टर कौन बैठेगा ये हम डिसाइड करते हैं। हम कौन, एक कंपनी है, और तुम कौन, तुम भी एक कंपनी हो, तो तुम्हारी कंपनी का एक कंपनी 50% से ज्यादा शेयर होल्ड करे, वोटिंग पावर, या फिर तुम्हारे यहाँ मेजोरिटी डायरेक्टर कौन बैठेगा। मेजोरिटी मतलब तुम्हारे यहाँ अगर 10 डायरेक्टर है तो 5 से ज्यादा डायरेक्टर हम डिसाइड करते हैं, मेरा कंपनी डिसाइड करता है।
तो मेरा कंपनी तुम्हारा कहलाएगा होल्डिंग और तुम कहलाओगे मेरे सब्सिडियरी। एक और होता है यहाँ पे एसोसिएट कंपनी। वो क्या होता है सर 20% से ज्यादा लेकिन 50% से कम, उस कंपनी को बोलते हैं एसोसिएट कंपनी। ठीक है, और यहाँ दोनों ही एसोसिएट है, हम भी तुम्हारा एसोसिएट, तुम भी मेरे एसोसिएट। ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग दो टाइप का कंपनी होता है, लिस्टेड और अनलिस्टेड। मतलब शेयर मार्केट में जो खुद का नाम रजिस्टर करके रखा है, शेयर जिसका लिस्टेड है ना, स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड है, ऐसे बोलो, स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड है वो हो गया लिस्टेड कंपनी, और जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है वो हो गया अनलिस्टेड कंपनी। ये आया तुम्हारा वाला बात। गवर्नमेंट कंट्रोल, तो गवर्नमेंट कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी। जिस कंपनी में 50% से ज्यादा वोटिंग पावर या शेयर गवर्नमेंट के पास हो। सर कौन सा गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कंबाइंड? ठीक, वो कंपनी हो जाएगा गवर्नमेंट कंपनी, और अगर 50 से कम है तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी। अब यहाँ एक मजेदार क्वेश्चन बताते हैं। मान लो एक कंपनी है एन लिमिटेड, जिसका एक पी लिमिटेड नाम का कंपनी है जो होल्डिंग बन के रखा है। ठीक है, ये पी लिमिटेड में 50% से ज्यादा शेयर गवर्नमेंट का है, तो क्या एन लिमिटेड भी गवर्नमेंट कंपनी होगा? नहीं, ऐसा जरूरी तो नहीं है। नहीं, हो जाएगा, वही तो समझाना था। ठीक है, हो जाए। एन का होल्डिंग है कि एन पी का? पी एन का होल्डिंग है, पी एन का होल्डिंग, और पी में 50% ज्यादा शेयर गवर्नमेंट का। अच्छा, ठीक है। इनके अलावा देखो, हम तुमको अभी एसोसिएट कंपनी तो बता ही दिया था, अदर टाइप ऑफ कंपनी भी बोला है, तो हम तुमको एसोसिएट कंपनी तो बता ही दिया था। बैंकिंग कंपनी मतलब सर जिनका बैंकिंग का बिजनेस होता है। फॉरेन कंपनी मतलब जो रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया है लेकिन उसका इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है। अरे बेटा, जो कंपनी रजिस्टर्ड आउट ऑफ इंडिया लेकिन उसका इंडिया में कोई बिजनेस ही नहीं है, उस कंपनी से इंडियन लॉ को मतलब भी क्या है? सोचो, मान लो टेस्ला कंपनी फॉरेन में है और उसका इंडिया में कोई बिजनेस नहीं है, कोई ऑफिस या ब्रांच या कुछ भी नहीं है, तो फिर इंडिया को क्या फर्क पड़ता है? ऐसा तो दुनिया में हर देश में करोड़ों कंपनी होगा। हाँ, सबसे इंडियन लॉ को क्या करना है ना? इंडियन लॉ को तो उस फॉरेन कंपनी होगा। हाँ, ऑपरेशन तभी। रजिस्टर्ड फॉरेन कंपनी में, इनकॉर्पोरेटेड फॉरेन में है लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है इंडिया, उस कंपनी को इंडियन कंपनी क्या बोले? इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलेगा? फॉरेन कंपनी। 1% कंपनी है, नया रूल आया कंपनी एक्ट 2013 में जो पहले नहीं था। अभी तक तो हम लोग ये पढ़े ना कि प्राइवेट लिमिटेड भी खोलना है तो मिनिमम 2 मेंबर चाहिए, बट सर अब गवर्नमेंट नया नियम ले आया ओपीसी, आप 1% कंपनी भी खोल सकते हो, उसके लिए कुछ रूल है जो आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जिन बिजनेस का टर्नओवर का एक लिमिट है, अगर उस लिमिट से नीचे उन लोगों का टर्नओवर है उसको बोलेंगे स्मॉल कंपनी, ये भी अभी आगे पढ़ेंगे। सेक्शन 8 कंपनी हुआ चैरिटेबल कंपनी, सेक्शन 8 हुआ चैरिटेबल कंपनी, एनजीओ टाइप। डोरमेंट कंपनी मतलब जिसका लास्ट 1 साल में कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो। प्रोड्यूसर कंपनी मतलब कुछ छोटे छोटे फार्मर या कुछ छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर जब आप एक मिला के एक कंपनी खोल लेते हैं जिनका काम सिर्फ एग्रो एक्टिविटी है, उनको बोलते हैं प्रोड्यूसर कंपनी। इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या हुआ? जिनका काम है दूसरों से पैसा लेके अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना। स्टैट्यूटरी कंपनी क्या हुआ? सर जो गवर्नमेंट पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट से बनाया है, जैसे आरबीआई, इसका काम क्या? पूरे इंडिया में बैंकिंग स्ट्रक्चर को कंट्रोल करना। जैसे सेबी, इसका काम क्या? इंडिया के पूरे शेयर स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करना, कैपिटल मार्केट को। हाँ सर। तो सर ये सब हो गई स्टैट्यूटरी कंपनी। आईआरडीए पूरे इंश्योरेंस सेक्टर को कंट्रोल करती है, तो ये गवर्नमेंट बनाया पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट से ताकि उनका कुछ रोल को पूरा किया जा सके। इनएक्टिव कंपनी मतलब जो कंपनी तो है लेकिन लास्ट 1 साल से कोई काम नहीं हुआ उसकी कंपनी, कोई बिजनेस एक्टिविटी। क्या मतलब गवर्नमेंट और इसमें एक ही डिफरेंस है, वो आगे पढ़ेंगे।
फिलहाल ये समझो दोनों ही कंपनी वो है डोरमेंट कंपनी, मतलब जिसमें कोई एक्टिविटी नहीं है, वो बंद ही पड़ा है बहुत टाइम से। इनएक्टिव मतलब जिसको तुम बनाए हो सिर्फ कुछ एसेट मैनेज करने के लिए, उसमें कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर रहे, वो तुम्हारी कंपनी के बिहाफ पे कोई एसेट को संभाल रहा है। ठीक है, तो अब देखो इनको एक एक करके यहाँ पे समझाया। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या हुआ, लायबिलिटी ऑफ द मेंबर लिमिटेड बाय मेमोरेंडम टू द अमाउंट ऑफ अनपेड शेयर। हम बोला ना जितना रुपया बाकी है देना, केवल उतना ही तुम्हारा और लायबिलिटी बनता है, तुमसे उतना ही रुपया मांगा जा सकता है। ये बात कहाँ लिखा होगा कंपनी के मेमोरेंडम में। लिमिटेड बाय गारंटी मतलब तुम्हारी ये बात मेमोरेंडम में लिखा होगा कि शेयर होल्डर एक्स्ट्रा कितना कंट्रीब्यूट करने को तैयार है जब कंपनी बंद होने की पोजीशन पे आए। ठीक है, अनलिमिटेड कंपनी मतलब मेंबर्स का लायबिलिटी क्या होगा, अनलिमिटेड होगा। ऐसा कंपनी इंडिया में फिलहाल कोई नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर, आप बोला तो ये बहुत काम का है, तो चलो इसको अच्छे से पढ़ते हैं। प्राइवेट कंपनी किसको बोलेंगे, जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एक प्रेस्क्राइब लिमिट में हो। पहले इसका अमाउंट 1 लाख था फिक्स कि प्राइवेट कंपनी के लिए 1 लाख, पब्लिक कंपनी के लिए 5 लाख। अब ऐसा नहीं रहा, अब आपका बिजनेस जो है ना, बिजनेस उस पर डिपेंड करता है कि आपका मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होगा। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, अगर आपको इंश्योरेंस ब्रोकिंग फर्म खोलना है तो आपका मिनिमम पेड अप कैपिटल होना पड़ेगा 75 लाख। ठीक बात, वैसे ही अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग पेड अप कैपिटल का लिमिट है, तो इसीलिए हमें क्या बोल दिया, एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। तो पहला बात तो उसका प्राइवेट कंपनी होने का मिनिमम पेड अप कैपिटल प्रेस्क्राइब्ड होगा। दूसरा बात, रेस्ट्रिक्शन द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स। अगर हमको अपना शेयर बेच के भी जाना है तो किसको बेच के जाएं, जो ऑलरेडी मेंबर है। हाँ, स्टार्टिंग में जो मेंबर बन गए उन्हीं में से किसी को बेच के जाओ, आउटसाइडर को अलाउड नहीं। बोला एक्सेप्ट ओपीसी, मिनिमम मेंबर होगा, मैक्सिमम बताया 200, मिनिमम 2 और मोर, मतलब मिनिमम 2 मैक्सिमम 200। इनके अलावा और क्या रिस्ट्रिक्शन है। अब यहाँ पे एक मजेदार बात होगा, ये जो 2 और 200 काउंट करेंगे वो काउंटिंग होगा कैसे। ज्वाइंट होल्डर अगर है तो उनको क्या माने, 1, सिंगल पर्सन, ज्वाइंट को 1 माने। सबसे पहला बात तो ये ध्यान रखो, ठीक है। हाँ सर। इनके अलावा किसको किसको मेंबर काउंटिंग में नहीं लेने, जो कंपनी के ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट में वो ये 2 और 200 के काउंटिंग में नहीं आएंगे। मतलब तुम्हारा अगर 199 नॉर्मल शेयर होल्डर है और तुम्हारी कंपनी का 50 एम्प्लॉय भी तुम्हारा शेयर होल्डर है, तो तुम लिमिट नहीं तोड़े हो, तुम रूल नहीं तोड़े हो, क्योंकि 199 प्लस 50 तो 249 हो गया सर। तो हिसाब से तो रूल टूट गया सर, मैक्सिमम 200 ही अलाउड है। बोला ना, मैं एम्प्लॉयज को काउंट नहीं करना। ठीक बात। अब यहाँ एम्प्लॉयज में भी एक मजेदार केस लॉ बनता है। क्या, मान लो तुम्हारी कंपनी में ज्वाइन करने के पहले मेरे पास शेयर था और हम तुम्हारे एम्प्लॉय बने हैं, तो क्या हम वो एम्प्लॉयमेंट, तो क्या वो 200 में हम काउंट होंगे कि नहीं होंगे? सर वापस बताएंगे क्या? तुम्हारी कंपनी में एम्प्लॉय बनने के पहले हम वो शेयर ले लिया था, हाँ, तब तो मेंबर काउंट होंगे। तब मेंबर काउंट होंगे। तुम्हारी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट रहते रहते हम शेयर लिया और तुम्हारी कंपनी का एम्प्लॉयमेंट छोड़ दिया, तब अगर शेयर होगा हमारे पास तो हो सकते हैं। नहीं होंगे। अगर हम तुम्हारी एम्प्लॉयमेंट में है तब भी हम तुम्हारे शेयर होल्डर है तो शेयर होल्डर में काउंट नहीं होंगे 200 के लिए। एंड अगर हम तुम्हारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में थे तब शेयर लिए, ठीक है, और आफ्टर एम्प्लॉयमेंट सीज उसके बाद हम छोड़ दिए, लेकिन शेयर मेरे पास है तब भी हम वो नंबर ऑफ मेंबर में कैलकुलेशन में नहीं है। ठीक बात, क्लियर है मेरा बात। और ज्वाइंट मेंबर भी एक ही माना जाएगा। अब आता है सर और एक क्या रिस्ट्रिक्शन है आखिरी, प्रोहिबिट टू इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। ठीक है, हाँ सर। तो ये वाला बात ध्यान में रखनी है।
अगर आप ये सब नियम के अंदर आ रहे हो तो अब क्या हो, प्राइवेट कंपनी। देखो यहाँ पे बोला था मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक और प्राइवेट कंपनी हैज बीन डन अवे विद द न्यू कंपनीज एक्ट, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन प्राइवेट कंपनी। देखो यहाँ बोला ना, ये 1 लाख वाला जो बात था उसको क्या कर लिया गया है, ओमिट, अब एज प्रेस्क्राइब्ड बोल दिया गया वहाँ। ठीक सर, पब्लिक कंपनी कौन है, डेफिनेशन तो बड़ा सीधा रखा, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी। ठीक है। हाँ सर एग्जाम में लिखने पे नंबर नहीं मिलेगा, व्हाट इज अ पब्लिक कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो सर क्या लिख किया है, बोलो कि इसका भी एक मिनिमम प्रिस्क्राइब कैपिटल बताया गया कि अगर तुमको पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोलना है तो तुम्हारा मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए। ठीक है, अलग अलग टाइप का कंपनी के लिए अलग अलग प्रिस्क्राइब्ड है। जो पहले कितना अमाउंट था 5 लाख था, डिलीट हो गया। ठीक बात। हाँ सर। एक ना मस्त क्वेश्चन है यहाँ पे, एक प्राइवेट कंपनी है जो एक पब्लिक कंपनी का सब्सिडियरी है, तो फिर वो प्राइवेट कंपनी कहलाएगा कि पब्लिक कंपनी कहलाएगा। एक प्राइवेट कंपनी है जो एक पब्लिक कंपनी का सब्सिडियरी है। अंकिता लिमिटेड एक कंपनी है, अंकिता लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड हुआ ना, हाँ और एक नीरज प्राइवेट लिमिटेड है। अंकिता लिमिटेड नीरज प्राइवेट लिमिटेड का 52% शेयर होल्ड करके रखी है। हम आपके होल्डिंग हो गए, हम आपके सब्सिडियरी हो गए, सब्सिडियरी हो गई। आप मेरे होल्डिंग हो गए। तो आप बताइए नीरज प्राइवेट लिमिटेड रहेगा कि नीरज पब्लिक लिमिटेड माना जाएगा? प्राइवेट लिमिटेड ही रहेगा ना? नहीं, पहले public तो limited हो रजिस्टर जाएगा। हो चुका है उससे प्राइवेट। कुछ नहीं होगा, उसको डीम टू बी पब्लिक लिमिटेड मान लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके नाम में तो नाम में रहेगा, नाम में रहेगा नेचर नेचर। अच्छा ठीक है। ठीक है सर। अब पब्लिक कंपनी डिफरेंट प्राइवेट कंपनी इन मेनी एस्पेक्ट, ये ज्ञानबाजी वाला बात हो गया। हाँ यहाँ पे आ गया ना, प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड में और क्या होगा पॉइंट, सर मिनिमम 7 मेंबर होंगे जी सर, और मैक्सिमम अनलिमिटेड होंगे। तो ये एक डिफरेंस है। क्या क्या डिफरेंस है सर, मिनिमम पेड अप कैपिटल दोनों में अलग अलग होने वाले हैं। सर नंबर ऑफ मेंबर्स का अलग लिमिट होगा। सर आप आउटसाइडर को शेयर बेच के जा सकते हो कि नहीं? हाँ जा सकते हो। आप इजीली शेयर ट्रांसफरेबल हो। सर आप आउटसाइडर पब्लिक को पब्लिक ऑफर के थ्रू शेयर खरीदने के लिए इनवाइट कर सकते हो कि प्रोस्पेक्टस वगैरह देके दे सकते हो। हाँ बिल्कुल। तो यही जो रिस्ट्रिक्शन प्राइवेट कंपनी के ऊपर था यहाँ नहीं है। बस इतना ही तो बात। ठीक है। जी सर। अब आता है एक आखिरी बात, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट काम का बात है, मुझे बोलते बोलते भूल गया। हाँ, प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम डायरेक्टर कितने होने चाहिए? 2। और पब्लिक लिमिटेड में 3। तो ये भी एक डिफरेंस है। ठीक है। जी सर। पब्लिक कंपनी में शायद ज़्यादा रूल्स है, ज़्यादा कंप्लायंसेस है, तो ऑब्वियस बात है सर। ठीक है ना। हाँ सर। क्या पब्लिक लिमिटेड खोलने के बाद में उसको हम प्राइवेट लिमिटेड कर सकते हैं? नहीं। हाँ कर सकते हैं। वैसे ही प्राइवेट लिमिटेड खोल के बाद में उसको पब्लिक लिमिटेड बना सकते हैं, मतलब प्राइवेट टू पब्लिक। मेंबर्स भी तो चेंज करना पड़ेगा मतलब। ठीक है, तो करेंगे, वो तो करना ही पड़ेगा बेटा। हाँ। और रूल कंप्लाई हम थोड़ी ना बोला नहीं करना पड़ेगा। मेरे यहाँ पे मान लो 200 से ज़्यादा मेंबर है, और अब हम चाहते हैं प्राइवेट लिमिटेड बना ले अपने पब्लिक लिमिटेड को, हाँ, वो करना पड़ेगा आपको 200 से कम मेंबर्स है, बाकी मेंबर्स को आपको हटाना पड़ेगा। आप आउटसाइडर को इनवाइट नहीं कर सकते, आप दूसरों को शेयर ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। आपके यहाँ पे मिनिमम मेंबर 2 वाला कंडीशन अप्लाइड हो जाएगा। ठीक है, वो करो ना, रूल तो कंप्लाई करना ही पड़ेगा, लेकिन कन्वर्ट हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं, जितना बार चाहे कन्वर्ट हो सकता। बिल्कुल। और वो 5 लाख वाला जो लिमिट हम बोला था वो अब क्या हो गया? ऑमिट हो गया। अब आ जाओ ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, तो होल्डिंग और सब्सिडियरी। हम आपको पहले बोला था होल्डिंग बनने का, सब्सिडियरी बनने का 2 तरीका है। पहला, सर आप
50% से ज़्यादा वोटिंग पावर एक्वायर कर लीजिए, या फिर उस कंपनी में मेजोरिटी डायरेक्टर कौन होगा ये आपका कंपनी डिसाइड करता है। ठीक है, हाँ सर। तो ये दोनों, ये देखो 50% वाला बात और मेजर डिसीजंस मेकर यानी डायरेक्टर, ये दोनों आपके पास हो गए। इसमें और कुछ पढ़ने को नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग में भी कुछ पढ़ने को नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल में पहले बोल ही दिया था 51% से ज़्यादा, नॉट लेस देन 51%, मतलब मोर देन 50%। किसके पास हो? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर पार्टली बाय सेंट्रल पार्टली बाय स्टेट, मतलब कंबाइंड। ठीक है, एक हम आपको बताया था एसोसिएट कंपनी, जी सर। जिस कंपनी में सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस हो, देखो वर्ड कैसे यूज किया, जिस कंपनी में मेरा आपके ऊपर सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस हो। हम होल्डिंग नहीं है आपका, पूरा इन्फ्लुएंस नहीं है, सिग्निफिकेंस है। सर कितना होता है ये सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस? यहाँ पे बताया, ये देखो एटलीस्ट 21%, मतलब मोर देन 20। ठीक बात? जी सर। और सर कभी मोर लेस देन 20 हो तब क्या होगा? मेरा आपकी कंपनी में 5% शेयर होल्डिंग है, हाँ। तो ना तो हम आपका होल्डिंग कंपनी है, ना हम आपका एसोसिएट कंपनी है, एसोसिएट। तो हम आपका क्या है? सर फिर भी कुछ रिलेशन बचता है क्या? हाँ, हम आपके ज्वाइंट वेंचर हो। ठीक है, ठीक है। बैंकिंग कंपनी बोला जो बैंकिंग एक्ट के हिसाब से बने। फॉरेन कंपनी में हम बोला ही था, ये रहा इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। ठीक है, या फिर प्लेस नहीं भी है लेकिन कोई बिजनेस एक्टिविटी आप इंडिया में कंडक्ट कर रहे हो। अब जरूरी थोड़ी ना हर बात के लिए आपका ऑफिस ही हो, आप एजेंट के ऑफिस के थ्रू भी तो कर सकते हो ना। आप यहाँ पे एक एजेंट रख लीजिए, उसके ऑफिस है, वहां से आप अपना काम चला रहे हो, तो भी आप फॉरेन कंपनी के डेफिनेशन में आओगे। ओपीसी अपने डिटेल में डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, तो अभी उसको यहाँ रख रहे हैं, रोक रहे हैं। स्मॉल कंपनी क्या है? जिसका पेड अप कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज। कुछ कुछ केस में वो 10 करोड़ भी है, मतलब कुछ स्पेशल टाइप का कंपनी के लिए 10 करोड़ तक भी बोल रहे हैं। तो मतलब 50 लाख या 10 करोड़ से कम का पेड अप कैपिटल। ठीक बात? जिसका प्रॉफिट 2 करोड़ से एक्सीड नहीं कर रहे हो, जो कि कुछ कुछ कंपनी में 100 करोड़ भी है, मतलब जिसका टर्नओवर यानी सेल 2 करोड़ से या 100 करोड़ से कम हो। 50 लाख 10 करोड़, 2 करोड़ 100 करोड़, ये लिमिट है। ठीक है, वो कंपनी क्या कहलाएगा? स्मॉल कंपनी। आप नॉर्मली 50 लाख और 2 करोड़ याद रखो, क्योंकि मेजोरिटी के लिए भैया कुछ स्पेशल केस में गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब किया 10 करोड़ और 100 करोड़, लेकिन नॉर्मली क्या बोला? 50 लाख या 2 करोड़। तो आपका टर्नओवर अगर 50 लाख से कम है, सॉरी टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, पेड अप कैपिटल 50 लाख से कम है, तो आप इंडिया में क्या कहलाओगे? स्मॉल कंपनी। सर दोनों के बीच में ना एंड, मतलब सर मेरा टर्नओवर जो है ना वो 210 करोड़ है, सॉरी 2 करोड़ 10 लाख है। ठीक है, लेकिन मेरा पेड अप कैपिटल जो है ना वो 48 लाख है, तो क्या हम स्मॉल कंपनी है? हम एक कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, हाँ दोनों मैच करना पड़ेगा। एक कंडीशन भी ब्रेक हो रहा है तो आप स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में नहीं आओगे। ठीक बात? लेकिन यहाँ पे एक और बात, आप अगर होल्डिंग कंपनी अगर आप अगर स्मॉल कंपनी हो तो आप सेक्शन 8 कंपनी नहीं हो सकते। आप अगर आप होल्डिंग या सब्सिडियरी रिलेशन में आ गए किसी के, मान लो एक एक्स लिमिटेड है, मान लो मेरा कंपनी एन लिमिटेड, उसका टर्नओवर है 40 है, टर्नओवर है मान लो 50 लाख और पेड अप कैपिटल है 10 लाख, तो हम तो दोनों ही लिमिट के हिसाब से स्मॉल कंपनी है। अब एक्स लिमिटेड जो है वो मेरा होल्डिंग बन गया और एक्स लिमिटेड ये दोनों लिमिट को पार कर रहे हैं। करोड़ होगा ना? है? क्या बोल? 10 करोड़ होगा ना? नहीं, 50 लाख पेड अप कैपिटल एंड 2 करोड़ टर्नओवर।
या फिर कुछ कुछ कंपनी के लिए 10 करोड़ पेड अप कैपिटल और 100 करोड़ टर्नओवर। तो मेरा कंपनी तो नॉर्मल वाला में आ रहा है, मान लो सेकंड वाला लिमिट में नहीं आ रहा है, तो मतलब 50 लाख और 2 करोड़, तो मेरा 48 लाख का पेड अप कैपिटल है और 10 लाख का टर्नओवर है, तो हम तो इजीली स्मॉल कंपनी हो गए। लेकिन एक्स लिमिटेड जो है ना वो मेरा होल्डिंग है और एक्स लिमिटेड खुद ये लिमिट को पार कर रहा है, तो फिर हम भी स्मॉल कंपनी नहीं रहे। ठीक है, सेक्शन 8 कंपनी और 1% कंपनी तो आगे पढ़ना ही है डिटेल में। गवर्नमेंट कंपनी हम पहले ही बोला था, देखो यहाँ पे वाला जो बात बोला, नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। ठीक है ना, जिस कितना टाइम है पे 2 साल वाला बात कहाँ पे गई। हाँ देखो मैं एक कंपनी बनाया है सिर्फ मेरा कोई एसेट को होल्ड करने के लिए या मेरा कोई कॉपीराइट वगैरह को होल्ड करने के लिए, उसका कोई खुद का अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है, उस कंपनी को बोलते हैं डोरमेंट कंपनी। और जिसका कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है लास्ट 2 ईयर्स में, उसको बोलते हैं इनएक्टिव कंपनी। ठीक है, ये उतना याद करने को भी नहीं है, इतना माथा मत लगाओ। प्रोड्यूसर कंपनी हम बोला है तो उस एरिया के फार्मर्स या प्रोड्यूसर लोग मिलके ग्रुप बना ले, हाँ एग्रीकल्चर टाइप का बिजनेस के लिए। इन्वेस्टमेंट हो गया। स्टैट्यूटरी कंपनी हम पहले बोला था क्रिएटेड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। देखो आरबीआई, एसबीआई, आईएफसी, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन, एलआईसी, ये सब गवर्नमेंट स्पेशल एक्ट के थ्रू बनाए। ठीक है, इनएक्टिव कंपनी ऊपर बता ही दिया था तो हो गया, मोटा मोटी ये पार्ट खत्म। आज यहीं स्टॉप करेंगे।